हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो हम लोग जल पढ़ रहे थे। तो आज जल में भाग 3 पढ़ेंगे। कौन सा भाग? 2 भाग पढ़ लिए हैं। तो जो नई चीजें हैं वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, काफी चीजें हमने पढ़ लिया है। ये सब चीजें हमने पढ़ लिया है कि पृथ्वी पर जल कितने हैं? 71%। ठीक, 29% स्थल है यानी जमीन है। इस 71% में, जैसे 71% तो जल है, 3/4 नहीं था, 71% जल है। इसमें 97.5% तो समुद्री जल है, मतलब खारा जल, जिसको हम पी ही नहीं सकते। टोटल जल कितना था? 71%। इसमें भी इसका 97.5% तो खारा है। तो इसी 71% में बचा कितना? 2.5%। तो 2.5% मृदु जल है, मतलब जिसको हम पी सकते हैं। इसमें भी क्या है? हिमखंड में जो जमे हुए बर्फ उर्फ है उसमें 60%, इसी 2.5% का 60%। सोचिए, मतलब 1.5 सवा से थोड़ा सा कम, इतना सवा से थोड़ा सा ज्यादा है, सवा से ज्यादा है। तो इतना 60% जो है ये बर्फ है, जमा है। भूमि के अंदर 30%, ये किसमें देख रहे हैं? इसी 2.5% में। झील में 10% है, इसी 2.5% का। ठीक है, मतलब मिला जुला के पीने लायक पानी हमारा 1% से भी कम है। जितना पूरा पानी है उसका 1% से भी कम पीने योग्य है। ठीक, ठीक है, यानी पीने वाला पानी 1% से भी कम है। तो 21वीं एजेंडा था, ठीक है, कहाँ था? ब्राजील में हुआ था। यूएन कॉन्फ्रेंस की मीटिंग हुई थी। क्या हुआ था? यूएन कॉन्फ्रेंस की मीटिंग हुई थी। जैसे मीटिंग होती है ना, देखते हैं टीवी उवी में, पत्रकार वाले सब नहीं मीटिंग करते हैं, तो उसी तरह से यूएन कॉन्फ्रेंस में एक मीटिंग हुई थी। ठीक है, हाँ, उस मीटिंग में यह ब्राजील में हुई थी। ठीक, ब्राजील में हुआ था। उस यूएन कॉन्फ्रेंस में यह निर्णय किया गया कि पानी की समस्या बहुत विकट है। उस पानी की समस्या को बचाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। तो 1993 में पहली बार जल दिवस मनाने का निर्णय किया गया। यह हुआ कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाएगा। कितने तारीख को मनाया जाएगा? 22 तारीख को। विश्व जल दिवस 22 तारीख को मनाया जाता है। ठीक है, ठीक है। कहाँ निर्णय हुआ था? ब्राजील में। ठीक है, 21वीं एजेंडा 1992 में कॉन्फ्रेंस हुआ। कॉन्फ्रेंस में सभी लोग शामिल हुए थे, सभी देशों के लोग। ठीक है, तो उसमें यह निर्णय किया गया कि एक दिन 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाएगा। अब पहली बार कब मनाया गया था? 1993 में। ठीक है, ठीक। तो और देखिए, पानी का उपयोग कहाँ कहाँ है? तो खाने पीने, नहाने, सिंचाई, ये सब तो हम देख चुके हैं। एक होता है गर्म पानी का स्रोत। गर्म पानी का स्रोत का मतलब कि वहां से गर्म पानी निकलता रहता है। क्या निकलता रहता है? गर्म पानी निकलता रहता है। वो हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। स्थान है मणिकर्ण कहते हैं, या मणिकर्ण। ये कहाँ मिलता है? कुल्लू। कुल्लू मनाली का नाम सुने हैं? ठंडा प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर के बगल में दिखाए थे ना, हिमाचल, जहाँ ज्वालामुखी भूकंप था, पढ़ाए थे। तो हिमाचल प्रदेश में ही ज्वालामुखी भूकंप होते थे। तो वहीं में एक स्थान है मणिकर्ण। कौन सा स्थान है? मणिकर्ण। मणिकर्ण, वहां से गर्म पानी निकलता है। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है ना कि गर्म पानी निकलता होगा। तो गर्म पानी जानते हैं कैसे निकलता है? वहां पर ज्वालामुखी रहते हैं। ठीक है, तो ज्वालामुखी जमीन के अंदर गर्म, पूरा अंदर का गर्म किया रहता है, तो वहीं से पानी निकलता है तो गर्म रहता है। ठीक है, तो उसे प्राकृतिक गीजर कहते हैं। गीजर माने पानी गर्म करने वाला।
तो प्राकृतिक जो हम दुकान से खरीद के लाते हैं गीजर, उसमें भी पानी घर घर पे गर्म करते हैं, लेकिन वो प्राकृतिक गीजर है। ठीक है, कुछ लोग उसे भगवान भगवान की देन मानते हैं। ठीक है, तो जिनकी आस्था है उसके लिए हम क्यों कहने जाएं। ठीक है, लेकिन साइंस के हिसाब से हम लोग क्या कहेंगे, जो सच्चाई है, ठीक है, कि वहाँ गर्म पानी कैसे निकलता है, ज्वालामुखी अंदर गर्म रहता है, ज्वालामुखी के कारण अंदर की धरती गर्म रहती है, तो वहाँ से कोई पानी निकलेगा तो गर्म ही निकलेगा ना। ठीक है, तो एक चीज याद रखिएगा कि गर्म पानी का स्रोत, यानी गर्म पानी कहाँ से निकलता है, मणिकर्ण से। कहाँ से, मणिकर्ण से। मणिकर्ण कहाँ पड़ता है, कुल्लू में, और कुल्लू कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ठीक है। और कहीं कहीं उत्तराखंड में भी कुछ गर्म पानी देखने को मिलता है, क्योंकि उत्तराखंड में चूने का पत्थर पाया जाता है। क्या पता पाया जाता है, चूना, चूने का पत्थर, चूना उना जहाँ मिलता है, चूना को देखते हैं पानी में डाल देते हैं तो गर्म हो जाता है ना, तो उत्तराखंड में भी यही चीज होता है। तो अंदर चूने के पत्थर उत्थर रहते हैं, तो वहां से भी गर्म पानी निकलता है। ठीक है, तो दो चीजें हैं, तो इसका हम लोग चित्र देख लें, गर्म पानी का स्रोत का देख लें और उसका यूएन कॉन्फ्रेंस का। तो देखिए ये है, ये जो है यूएन कॉन्फ्रेंस की मीटिंग हुई थी, दिखाई दे रहा है, मीटिंग में लोग हैं ना। हाँ ठीक, और मैं आपको दिखा दूं, गर्म पानी का स्रोत भी दिखा दूं, बस दिखा रहे हैं। देखिए ये गर्म पानी का स्रोत है, देख रहे हैं, ये आदमी नहा रहा है ना, पानी निकाल रहा है ना, तो ये है गर्म पानी, यहाँ से गर्म पानी निकलता है। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश में है। इतनी चीजें क्लियर हैं। चलिए अब देखिए, 1 किलो जो पानी है, 1 किलो पानी, अरे सॉरी, 1 किलो गेहूं, 1 किलो गेहूं पैदा करने में कितना लीटर पानी लगता है, 1500 लीटर। तो सोचिए कि कई हेक्टेयर में जो गेहूं पैदा होता है कितना पानी लगता होगा, लगता है ना। तो याद रखिए, तो 1 किलो गेहूं के लिए पैदा करने के लिए कितने लीटर पानी चाहिए, 1500। अब कुछ शहर हैं जो नदी के किनारे, क्योंकि पानी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो कौन कौन सी नदियां हैं, जो नदियों के किनारे कौन कौन शहर बसे हैं, तो ज्यादा नहीं बताएंगे, कुछ बताएंगे जो मुख्य हैं। ठीक है, तो देखिए दिल्ली और आगरा, ये किस नदी के किनारे बसा है, यमुना नदी, यमुना। ठीक है, ये सबसे दूषित नदी है, यमुना नदी में सबसे ज्यादा गंदगी है। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा गंदगी किसमें, कहाँ है, यमुना नदी में। ठीक है, कहाँ बसी है, इसके किनारे कौन कौन शहर बसे हैं, आगरा बसा है और दिल्ली। जैसे मैं आपसे पूछूं कि दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है, तो क्या कहेंगे, यमुना। आगरा किस नदी के किनारे बसा है, तो क्या कहेंगे, यमुना। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है, गोमती। ठीक है, पटना और बनारस, ये अपना बनारस जिसको वाराणसी कहते हैं हम लोग, ये वाराणसी की नदी के किनारे बसा है, गंगा। पटना आपके बगल में बिहार में है ना, तो पटना भी किस नदी के किनारे बसी है, गंगा। और उज्जैन मध्य प्रदेश में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में। ये किस नदी के किनारे बसा है, क्षिप्रा। ठीक है, अगर मैं कहूँ वाराणसी किस नदी के किनारे बसा है, तो क्या कहेंगे, गंगा। ठीक, तो चलिए देखिए, वर्षा और जल चक्र के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, कैसे बारिश होती है, फिर पानी भाप बन के ऊपर जाता है, फिर वहीं पानी गिरता है, बर्फ पिघलती है, वाष्प बनता है, फिर वहीं बादल बरसता है। ये सब चीजें तो हम लोग पढ़ चुके हैं। इंद्रधनुष के बारे में जान जाए, आपने कभी इंद्रधनुष देखा है, तो इंद्रधनुष देखते होंगे, मैं अभी आपको चित्र दिखा रहा हूँ इंद्रधनुष का। तो इंद्रधनुष क्या है कि वो जब बारिश होती है, तो या तो बारिश समाप्त हो जाती है, या तो बहुत हल्की बारिश हुई रहती है, तो रंग बिरंगी एक धनुष की तरह दिखाई देता है। ठीक है, देखे हैं उसको, इंद्रधनुष, चित्र दिखा दें। अच्छा, तो वो होता क्यों है, कभी सोचे हैं कि इंद्रधनुष क्यों होता है, कभी सोचे हैं आप लोग, ये इस तरह से रहता है कि नहीं,
देखे हैं बादल में दिखाई देता है, ऐसे रहता है ना, जब बारिश होती है ऐसे इसी तरह से दिखाई देता है ना। ठीक, तो कभी आपने सोचा है कि इंद्रधनुष कैसे होता है? नहीं ना। चलिए आज जानते हैं। इंद्रधनुष सूर्य के विपरीत दिशा में, जैसे सूर्य अगर इधर है पूर्व पश्चिम है तो इंद्रधनुष किधर दिखाई देगा? पूरब में। और सूर्य अगर पूरब है, सुबह सुबह बारिश हुई है तो इंद्रधनुष किधर दिखाई देगा? पश्चिम। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि इंद्रधनुष जो दिखाई देता है वो सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है। सूर्य के विपरीत दिशा में क्यों दिखाई देता है? क्योंकि प्रकाश की कुछ घटनाएं होती हैं, परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है और वर्ण विक्षेपण होता है। रंग वर्ण विक्षेपण तीन चीजें होती है। एक परावर्तन, देखिए परावर्तन देखिए, एक अपवर्तन और एक प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। होता क्या है? परावर्तन का मतलब टकराकर वापस लौट जाना। जैसे मैं कहूं कि प्रकाश का परावर्तन हो रहा है तो प्रकाश इस ब्लैक बोर्ड पर पड़ेगा, यहाँ से टकरा के फिर उधर चला जाएगा। शीशा से चमकाते हैं ना, शीशा से चमकाते हैं, प्रकाश शीशे पर पड़ता है फिर शीशा से उधर जाता है। तो किसी की आंख पर डालेंगे, घर में डालते हैं अंधेरे में, सब मजा लेने के लिए होता है ना। तो वो चीज क्या होता है, जो हमारा दर्पण है, दर्पण से प्रकाश परावर्तित होती है। ठीक, ये तो हो गया परावर्तन। लेकिन ये भी हम देखे हैं कि प्रकाश जब कोई शीशा है, पीछे का शीशा पारदर्शी हो, पारदर्शी का मतलब इधर भी रहे और उधर भी दिखाई दे, दोनों तरफ दिखाई, इस पार से उस पार दिखाई दे, ऐसा शीशा। या पानी हो, पानी में भी प्रकाश पड़ता है तो दिखाई देता है कि नहीं उधर का, तो पानी में से भी प्रकाश गुजर जाता है। तो इस पार से उस पार जब प्रकाश चला जाए तो उसे कहते हैं अपवर्तन। प्रकाश लौटे ना, इस पार से उस पार चला जाए। ठीक है, जैसे इसमें क्या था कि इसमें प्रकाश, ये मान लीजिए प्रकाश पड़ी, ये ऐसे लौट गई, तो ये क्या हो गया? परावर्तन। अगर ये प्रकाश पड़ी इधर से इधर निकल गई तो ये क्या हो गया? अपवर्तन। ठीक, और इसी तरह से होता है एक वर्ण विक्षेपण। प्रकाश तो एक पड़ी, लेकिन अगर ये कहीं प्रिज्म 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 का आइडिया अभी आप लोगों को नहीं होगा। प्रिज्म का मतलब इस त्रिभुज की तरह एक शीशा होता है, कांच होता है। त्रिभुज देखे हैं ना, ये त्रिभुज की तरह एक कांच होता है। ठीक है, नहीं कुछ समझ आप तो अपना पेन देखे हैं ना, पेन से ऐसे प्रकाश, सूर्य का प्रकाश देखेंगे तो रंग बिरंगा दिखाई देता है। कभी देखे हैं? जो पेन कटा हुआ पेन रहता है, जो कटा हुआ पेन, गोल वाला नहीं, जो कटा हुआ पेन, जो इस तरह से कटा हुआ रहता है, ये वाला पेन, तो पेन से देखेंगे तो रंग बिरंगा दिखाई देता है। नहीं कुछ तो फूटा हुआ शीशा देखे हैं ना, फूटा हुआ शीशा, उससे भी देखेंगे तो रंग बिरंगा दिखाई देता है। तो प्रिज्म क्या करता है? प्रिज्म त्रिभुज को ठोस रूप में, त्रिभुज के अंदर कुछ भर दे। सोचिए, अच्छा देखे होंगे मेज वेज पर किसी के टेबल पर एक गोल सा शीशा रखा रहता है और एक त्रिभुज की तरह शीशा रखा रहता है। ठीक है, तो वही त्रिभुज वाला शीशा जो होता है वही प्रिज्म कहलाता है। त्रिभुज की तरह जो इस तरह से शीशा पूरा भरा रहे, जैसे गोल रहता है, हाँ मेज वेज पर रहते हैं ना ऑफिस में, वैसे ही ये रहता है प्रिज्म। जब इसमें से प्रकाश गुजारेंगे तो ये क्या करेगा? एक नहीं 7 रंग में विभक्त हो जाता है। क्या रंग में? 7 रंग में। तो जब सूर्य का, जब ये बारिश होती है तो जो बारिश की जो छोटी छोटी बूंदें रहती हैं, ठीक है, ठीक है, तो जो बारिश होती है तो जो बूंदें रहती हैं, बूंदें इसी प्रिज्म की तरह काम करती हैं। बूंदें किस तरह काम करती हैं? प्रिज्म की तरह। ठीक है, तो ये जब बूंदें सूर्य की किरणें उस पर पड़ती हैं तो वो सूर्य की किरणें को 7 रंग में बांट देता है। क्या रंग में? 7 रंग में बांट देता है। तो वही रंग जो है वही इंद्रधनुष के रूप में इस तरह से दिखाई देते हैं। इसमें 7 रंग होते हैं। ठीक है, अब सोचिए 7 रंग होते कौन कौन है? एक आता है नाम बैनी, आह,
पीनाला, या इसे अंग्रेजी में बिब ग्योर के भी नाम से जानते हैं। कौन कौन रंग होता है? बैगनी, वै से क्या होता है? बैगनी, यन से नीला, नी से नीला, आ से आसमानी, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ठीक है, ये 7 रंग, विब्रो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, तो ये 7 रंग होते हैं। आप लोगों को याद कर, बैनी आह पिनाला, बैनी आ पिनाला, याद रहेगा। ठीक है, तो ये 7 रंग जो है दिखाई देते हैं। तो इंद्रधनुष का मैटर समझ गए? इंद्रधनुष सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है। इंद्रधनुष में रंग कितने होते हैं? 7। होने को और रंग होते हैं, लेकिन दिखाई में 7 देते हैं। ठीक, इंद्रधनुष कब होता है? या तो हल्की बारिश हो रही होती है, या तो बारिश के पहले भी दिखाई दे सकता है, और ज्यादातर बारिश के बाद दिखाई देता है। ठीक है, जब हल्की हल्की बारिश रहे या तो बारिश खत्म हो जाए। ठीक है, इतनी चीज हम समझ गए। इंद्रधनुष हमने का चित्र हमने दिखा दिया। अब आइए देखते हैं टांका। टांका क्या होता है? टांका ऐसा होता है, पहले टांका का चित्र दिखा दें तब टांका ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, नहीं ऐसे सोचेंगे कि क्या है टांका। टांका जो है राजस्थान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। ठीक है, ये देख रहे हैं, इसको देखिए, ये चित्र दिखाई दे रहा है। एक गड्ढा है, उसमें कई ठो छेद है, और ऊपर से यहाँ से जो है पानी निकालने के लिए, बल्टी से पानी निकालने के लिए है। ठीक है, टांका का कई चित्र है, मैं आपको कई ठो चित्र दिखा रहा हूँ। ये देखिए टांका है, ये देखिए टांका बनाने का चित्र है। टांका मिस्त्री बना रहा है, देख रहे हैं? और देखिए ये बन के तैयार हो गया टांका। ठीक है, देख रहे हैं? इसमें देखिए पानी निकाल रही हैं कि नहीं औरतें? निकाल रही हैं। ठीक, ये भी देखिए पानी निकाल रही है ना, फिर बाद में इसको ढक देंगे। ठीक है, तो ये टांका जो है, ये टांका कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में, जहाँ पानी की कमी होती है। जहाँ पानी की क्या होती है? कमी होती है, तो वहां पर घर के आंगन में गड्ढा खोद दिया जाता है। छत से पानी की टोटी आती है। छत से क्या आती है? पानी की टोटी आती है, पानी की नली आती है। वो इसी जो अभी चित्र हमने दिखाया है ना, उसी नली को पानी के अंदर, टंकी के अंदर घुसा दें। जैसे छत का पानी है, छत का पानी जब बारिश होगा तो वो पाइप के सहारे आकर उसी आंगन में गड्ढा खोदे रहते हैं। घर के आंगन में गड्ढा खोद देते हैं, वो पाइप को उसी में ले जाकर रख देते हैं। जब बारिश होगी तो पानी सारा कहाँ चला जाएगा? उसी गड्ढे में चला जाएगा। ठीक, तो क्या होगा, जब बारिश खत्म हो जाए तो गड्ढे में पानी रहेगा ना, उसी पानी को पीने के लिए हम लोग इस्तेमाल करें। जैसे कुआं का पानी नहीं खींचते हैं, दिखाए ना कि महिला थी पानी खींच रही थी, तो उसको ढक दिया जाता है। साफ सुथरा पानी रहता है, बारिश का पानी रहता है, छत का पानी रहता है, गंदगी तो रहती नहीं। तो राजस्थान में जहाँ पानी बहुत कम होता है, वहाँ पर जब बारिश होती है, उस बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, बारिश के पानी को क्या किया जाता है? इकट्ठा किया जाता है। तो उसी पानी को इकट्ठा किया जाता है, तो टांका बनाकर। टांका समझ गए? टांका क्या होता है ना? टांका घर के आंगन में एक गड्ढा बना दिया जाता है, उसमें पानी जाने का कई ठो छेद रहता है। ठीक, और उसमें से पानी निकालने के लिए ऊपर एक छेद रहता है। ठीक है, जब बारिश खत्म हो जाती है तो उसी पानी का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बावड़ी क्या होता है? बावड़ी भी तालाब हम लोग देखे हैं ना, वो बावड़ी जब तालाब में सीढ़ी उढ़ी लगा दे, पहले के जो राजा महाराजा थे वो
जब तालाब बनवाते थे तो उसमें सीढ़ी लगाते थे। क्या लगाते थे? सीढ़ी लगाते थे। जाने के लिए अलग रास्ता था, आने के लिए अलग रास्ता था। देख रहे हैं? देख रहे हैं ना? ठीक है, ये सीढ़ी लगा है ना। और भी कई चित्र हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूं। ये देखिए, तालाब में पानी है ना, पानी भरा है। देख रहे, सीढ़ी है ना जाने के लिए। तो इसी को कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं? टांका। क्या कहते हैं? टांका। सॉरी, टांका नहीं, बावड़ी। क्या कहते हैं? बावड़ी। बावड़ी का मतलब सीढ़ीदार तालाब। पहले के राजा महाराजा सीढ़ीदार तालाब बनवाते थे। उसमें उतरने के लिए बढ़िया से रास्ता था, चढ़ने के लिए बढ़िया था। जैसे तालाब में उतरने के लिए लोहा लगा रहता, जैसे रेलिंग नहीं लगी रहती है, उसे लोहा लगा रहता था। जंजीर लगी रहती थी, पकड़कर उसको चढ़ उतरेंगे। ये नहीं कि कोई गिर जाएगा, जंजीर है, लोहा है, उसको पकड़कर चढ़ेंगे। और फिर आने के उतरने के लिए अलग रास्ता रहता था, और चढ़ने के लिए अलग, ये कि भीड़ ना हो। ठीक है, उसी बावड़ी के पानी का इस्तेमाल लोग, जब कहीं मुसाफिर कहीं जा रहे हैं तो कैसे पानी मिलेगा? जगह जगह बावड़ियाँ रहती थी। पानी का इस्तेमाल लोग नहाने के लिए, पीने के लिए, कई तरह से पानी इकट्ठा करते थे। ये बावड़ी का मकसद क्या था? पानी इकट्ठा करना। पानी इकट्ठा हो, बारिश का पानी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि बावड़ी में सीढ़ी बहुत जरूरी है। सीढ़ीदार तालाब जो था वो क्या था? सीढ़ीदार था। बावड़ी में सीढ़ियां बहुत जरूरी है। बिना सीढ़ियां के बावड़ी नहीं होती। तालाब तो बिना सीढ़ी के भी हो सकते हैं ना, लेकिन बावड़ी जो होती थी उसके लिए सीढ़ी जरूरी थी। ठीक, अब आइए देखिए, भीमा संघ ये एक संस्था है, एक संस्था है, एक पंचायत का नाम है। क्या है? किसका नाम है? पंचायत का नाम। कर्नाटक की होलगुंडी, कर्नाटक का कौन सा गांव है? होलगुंडी गांव की पंचायत का नाम क्या है? भीमा संघ। भीमा संघ, इसकी खासियत क्या है? क्यों इसको जल में हम पढ़ा रहे हैं? इसकी खासियत ये है कि इस संघ में, इस पंचायत में बच्चे शामिल थे। क्या शामिल थे? बच्चे। बच्चों को पंचायत में कहीं शामिल नहीं किया जाता, लेकिन भीमा संघ कर्नाटक के होलगुंडी गांव की पंचायत का जो नाम है उसमें बच्चे शामिल थे। क्यों? कि बच्चे जो थे जल के लिए, जल संरक्षण के लिए बहुत सा काम किए थे। जल के उपाय के लिए, जल की रोकथाम के लिए बच्चे बहुत काम किए थे उस समय। कहाँ? कर्नाटक में। इसलिए ये संघ जो है, इस संघ में बच्चों को भी शामिल था कि बच्चे जल के संरक्षण के लिए इतना काम किए, जल को रोकने के लिए, जल के बचाव के लिए, जागरूकता के लिए बच्चे बहुत काम किए थे। इसलिए इस पंचायत में बच्चों को शामिल किया गया है। ठीक है, हाँ देखिए, मैं आपको चित्र दिखा दे रहा हूँ कि इस पंचायत में बच्चों को शामिल किया गया है। ठीक है, ये देख रहे हैं, मैं आपको दिखा दूं, ये चित्र दिखाई दे रहा है। इसमें देखिए बच्चे दिखाई दे रहे हैं, बच्चे बैठे हैं ना, बच्चे बैठे हैं ना, तो यही भीमा संघ है। ठीक है, यही भीमा संघ एक पंचायत का नाम है, जो कर्नाटक के होलगुंडी गांव की पंचायत है, उसका नाम है। अलबरूनी, अलबरूनी नाम आता है। अलबरूनी का पानी से क्या संबंध है? अलबरूनी जो था, एक यात्री था उज्बेकिस्तान का। कहाँ का? उज्बेकिस्तान। ये नाम थोड़ा सा टेढ़ा है, याद कर लीजिएगा। उज्बेकिस्तान। ठीक है, मैं दिखा दे रहा हूँ उज्बेकिस्तान कहाँ पड़ता है। भारत से थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, उसमें कजाकिस्तान, कई ठो देश हैं, उसके बगल में है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, उज्बेकिस्तान से आया था। ठीक है, कहाँ से आया था? उज्बेकिस्तान से। ये अलबरूनी का नाम क्यों पानी वाले में जुड़ा? क्योंकि ये भारत आया था तो यहाँ के तालाबों लाबों को देखा तो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। पहले नहीं, दूसरे देश के लोग आते थे, राजा महाराजाओं के समय में आते थे, खूब जाके अपने यहाँ
वर्णन करते थे कि यहाँ के राजा बहुत अच्छे हैं, ठीक है, तो वहाँ के तालाब बहुत अच्छे हैं, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। तो जब वो अलबरूनी आया तो वो पानी से संबंधित था, इसलिए कि वो तालाब को जब देखा, यहाँ के तालाब को देखा, बावड़ी को देखा, जो राजे महाराजे तालाब बनवाए थे, विधिवत लोहे के पत्थर के बड़े बड़े पत्थर को चारों तरफ रख के क्या बनाए थे, तालाब के किनारे किनारे बड़े बड़े पत्थर रखे थे, उसमें लोहा लगा था, लोहे की जंजीरें लगी थी, उतरने के लिए व्यवस्था थी, जो अभी नहीं बताए हैं, उतरने के लिए एक रास्ता था, जाने के लिए अलग रास्ता था, पकड़ने के लिए जंजीर थी, लोहा था, लोहा की जंजीर पकड़ के जाते थे, लोहे की रेलिंग पकड़ के जाते थे। तालाब की बहुत उत्तम व्यवस्था थी, तालाब में सीढ़ी था, मतलब तालाब बहुत अच्छा था यहाँ का। तो यही जो अलबरूनी था वो गया तो अलबरूनी ने एक किताब लिखी, किताब उल हिंद। अलबरूनी की किताब का नाम क्या था? नहीं, किताब उल हिंद, पूरा का पूरा इसकी किताब का ही नाम है। अलबरूनी की किताब का नाम क्या है? किताब उल हिंद। इन्होंने ये बताया कि भारत के लोग पानी के लिए बहुत बढ़िया व्यवस्था किए हैं, तालाब बनवाए हैं तो उसमें सीढ़ी बनवाए हैं, कहीं भीड़ नहीं होती है, एक जगह से जाने का रास्ता है तो एक जगह उतरने का रास्ता है तो दूसरी जगह चढ़ने का रास्ता है, कोई फिसल न जाए इसके लिए जंजीरें लगी हैं, पकड़ कर जाते हैं, लोहे की रेलिंग है, बड़े बड़े पत्थर से, मतलब वो देख कर बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे कैसे ये लोग बनाए हैं, हमारे देश में तो ऐसा है ही नहीं है। तो उसको एक किताब में लिखा, ये किताब उल हिंद। कई ठो किताब लिखा था लेकिन ये किताब जो है पानी से संबंधित है, ठीक है, तालाब और बावड़ियों के बारे में वर्णन किया था, ठीक है, इसलिए इसका नाम जो है पानी से जुड़ा है। भारत सरकार, हमारी भारत सरकार जो है 1000 वर्ष बीतने के बाद, मतलब इसके 1000वें जन्मदिन पर, मतलब जब अलबरूनी 1000 साल का हो गया तो भारत सरकार ने उसके नाम पर डाक टिकट बनवाए। क्या बनवाए? डाक टिकट। डाक टिकट जानते हैं कि नहीं? जो टिकट रहता है 2 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का, उस पर किसी पर गांधी जी का चित्र रहेगा, किसी पर जवाहरलाल नेहरू का चित्र रहेगा, किसी मतलब बड़े बड़े महापुरुषों का चित्र रहता है ना। उस टिकट का दाम रहता है 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, इस तरह से रहता है। तो अलबरूनी के नाम पर भी उसने टिकट बनवाया था। किस सन में? 1973। इतनी चीजें क्लियर है। हमारे शरीर में खून 5 से 6 लीटर होता है, औसत में एक आदमी के शरीर में खून 5 से 6 लीटर होता है। कितना होता है? 5 से 6 लीटर। उस खून में 90% क्या होता है? पानी होता है। क्या होता है? उस खून में 90% पानी होता है, ठीक। आइए अब देखते हैं हम लोग मृत सागर के बारे में। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। मृत सागर समझ रहे हैं? इसमें ज्यादातर जीव जंतु नहीं पाए जाते हैं। मृत सागर, क्योंकि इसका जो पानी है वो बहुत नमकीन होता है। बहुत नमकीन का मतलब सबसे खारा। 1 लीटर पानी में 300 मिलीलीटर क्या होता है? नमक रहता है। 1 लीटर का मतलब 1000 मिली पानी है। सोचिए 1000 लीटर पानी है तो उसमें 300 मिलीलीटर नमक है, 300 ग्राम नमक है। 300 ग्राम नमक, लगभग में 33%। कितना परसेंट? 33। मतलब 3 लीटर पानी है तो उसमें 1 लीटर लगभग में क्या है? नमक है ना। तो उसके किनारे किनारे जो समुद्र होगा वो उसके किनारे किनारे कुल नमक नहीं दिखाई दे रहा होगा ना। हाँ, तो ये कहाँ पाया जाता है? इजराइल में, जॉर्डन, फिलिस्तीन। अगर कोई भी नाम दिखाया जाए मृत सागर से जुड़ा, ये तीनों है। क्योंकि 18 किलोमीटर लंबा चौड़ा है, बहुत लंबा चौड़ा है, ठीक है। तो इजराइल, जॉर्डन और फिलिस्तीन ये सबसे नमकीन है। 1000 मिलीलीटर में 300 मिली नमक होता है। 300 मिली का 300 ग्राम कर लीजिएगा, क्योंकि नमक वजन ही है, भार है, तो उसका मात्रा ग्राम होगा, मिली तो होता नहीं, ठीक है। अगर घोल देंगे, अगर नमक को पानी में घोल देंगे तब 300 मिली हो जाएगा, ठीक है। और इसकी सबसे बड़ी खास बात है कि इसमें आदमी तैरता है। आदमी जाएगा तो डूबेगा नहीं,
समझ रहे हैं? इस सागर में अगर चले जाएंगे तो लेट जाएंगे तो ऐसे ही रहेंगे, डूबेंगे नहीं। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है ना? अरे भाई, डूबने के लिए एक नियम है। डूबने के लिए क्या है? एक नियम है। क्या नियम है? देखिए, जब किसी वस्तु का घनत्व 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 का मतलब उसमें कितना ठोस है, ठीक है, कि 1 मिलीलीटर में कितना ग्राम है, ठीक है। तो घनत्व होता है, घनत्व का मतलब जैसे ऐसे समझ लीजिए, घनत्व जैसे हवा है उसका घनत्व कम है, लकड़ी का घनत्व ज़्यादा है, क्योंकि लकड़ी में अणु जो है पास पास है, जो अणु है वो पास पास है, ठीक है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हवा में अणु क्या है? दूर दूर है, तो उसका घनत्व ज़्यादा होगा। पानी का घनत्व ज़्यादा है कि इस पत्थर का? सोचिए, पत्थर में अणु पास पास हैं। जैसे ये पत्थर है, जैसे देखिए, ये मान लीजिए पत्थर है, इसमें इतना दूर दूर है, सॉरी पानी है, एक पानी में अणु इतना दूर दूर है, और पत्थर में अणु एकदम नजदीक नजदीक है। तो किसका घनत्व अधिक होगा? घनत्व अधिक होगा, और इसका क्या होगा? कम। घनत्व मतलब कौन दबाने पर कम दबता है, दबाएंगे उसको तो कम दबेगा, ठीक है। घनत्व का मतलब कुछ दिमाग में बन रहा है? जैसे पानी है, पानी को दबा देंगे दब जाएगा, गुब्बारा में हवा भरे हैं उसको दबा देंगे दब, लेकिन पत्थर नहीं दबेगा। पत्थर का घनत्व क्या है? ज्यादा है, ठीक है। घनत्व मतलब ठोस, एक तरह से समझिए, ठीक है। तो अगर किसी वस्तु का घनत्व ज्यादा है, पानी का घनत्व कम है, तो वो डूब जाएगी। वो क्या करेगी? डूब जाएगी। अगर वस्तु का घनत्व कम है, पानी का घनत्व अधिक है, तो वस्तु तैरेगी। तो जो मृत सागर है, वो मृत सागर का घनत्व हमारे शरीर के घनत्व से क्या है? अधिक है, ठीक है। हमारा घनत्व कम पड़ जाता है, तब वो तैरती है। जैसे पानी में हम लकड़ी डाल देते हैं तो तैर जाती है, लकड़ी डालते हैं तो क्या करती है? तैर। कभी सोचे हैं क्यों? बस एक चीज, लकड़ी तैरती है, इसका मतलब लकड़ी का घनत्व कम है, ठीक। जो तैरेगी उसका घनत्व कम, जो डूब जाएगी उसका घनत्व ज्यादा। कील है, पानी में कील डाल दिए, पत्थर डाल दिए, मोबाइल डाल दिए, तो क्या करता है? डूब जाता है। क्यों? क्योंकि मोबाइल का घनत्व तो पानी के घनत्व से क्या है? ज्यादा है। अब बात समझ में आई कि कौन चीज पानी में डूबेगा, कौन चीज पानी में नहीं डूबेगा। बात समझ में आ रही है? नींबू है, नींबू को वैसे ही पानी में डाल देंगे हम, वैसे ही पानी में डाल देंगे तो डूब जाएगी, डूब जाता है ना। लेकिन उसी पानी में नमक घोल दें, फिर नींबू को डालें तो नहीं घुलता है, नहीं डूबता है। क्यों? नमक घोल दिए, पहले नींबू को पानी में डाले तो किसका घनत्व ज़्यादा है? नींबू का घनत्व ज़्यादा है, पानी का घनत्व कम है, वो डूब गया। लेकिन उस पानी में जब हम नमक घोल दिए, क्या घोल दिए? नमक घोल दिए, तब नींबू डाले। ये सब तो घर कर सकते हैं, घर जाइए करके देखिए। जब नमक घोल देंगे, ठीक है, नमक घोल देंगे तो नींबू क्या करेगा? तैरने लगेगा। क्यों? जब नमक घोल दिए तो पानी का घनत्व तो क्या हुआ? ज़्यादा हो गया, और नींबू का घनत्व कम हो गया। तो वही सोचिए कि जो सागर है वो नींबू का पानी, नमक का पानी है, और नींबू जो है वो आदमी है। नींबू जो है क्या है? आदमी है। नॉर्मल ऐसे पानी में जाएंगे तो डूब जाएगा, और जब नमक वाले पानी में जाता है, मृत सागर वाले में जाता है, तो वो तैरने लगता है। समझ गए बात? चलिए, अब देखिए, अम्ल वर्षा से ताजमहल का रंग पीला हो जाता है। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, कि बताए थे कि अम्ल वर्षा क्या होती है। जो वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन गैस, नाइट्रिक अम्ल, ये सब मिले रहते हैं, यही सब ऊपर चले जाते हैं तो बारिश के साथ आते हैं, तो उसी को कहते हैं हम लोग अम्ल वर्षा, कहते हैं ना। तो ताजमहल का रंग पीला किसके कारण होता है?
अम्ल वर्षा का, ये जानते हैं। ठीक, अब देखिए ये जल है, जल का प्रदूषण नापने के लिए एक विधि है कि जल कितना प्रदूषित है। जैसे कहीं का जल नापना हुआ तो BOD, ये क्या है, बायोकेमिकल या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसकी सहायता से ये एक विधि है जिसकी सहायता से हम नापते हैं कि पानी में कितना खराब पदार्थ मिला है। ठीक है, तो ये जल की प्रदूषण नापने का विधि है। ठीक है, DO को क्या कहते हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन, यानी ये क्या है, पानी में ऑक्सीजन कितना है, पानी में क्या है, ऑक्सीजन कितना है वो नापता है। जैसे पानी है, पानी में मछलियां मर जाती हैं ना, मछलियां मर जाती हैं ना, तो मर जाती हैं तो नापते हैं कि देखें ऑक्सीजन कितना है, कम है क्या। तो जब ऑक्सीजन कम रहता है तो पानी में ऑक्सीजन बाहर से डाला जाता है। ठीक है, वो सब अलग चीज़ है, डालते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, अब तरक्की बहुत हो गई है, अब पानी में अगर ऑक्सीजन की कमी है, मछली मर रही हैं, तो उसमें बाहर से ऑक्सीजन डाल सकते हैं। तो जो नापते हैं ऑक्सीजन कम है ज़्यादा है, उसको क्या कहते हैं, DO का फुल फॉर्म, DO को क्या कहते हैं, या DO क्या है, डिजॉल्व ऑक्सीजन, यानी पानी में ऑक्सीजन नापने का एक विधि है। तरुण भारत संघ क्या है, तरुण भारत संघ एक संस्था है जो पहले के पुराने तालाब बावड़ी थे उनकी वो मरम्मत करवाता है। ये संस्था क्या करती है, मरम्मत करवाती है। ठीक है, इतनी बातें समझ गए, ठीक है ना। हाँ, तो कुछ और चीज़ बचा है, उसको हम एक दिन और बढ़ा के खत्म कर देंगे। ठीक है, हो जाएगा ना, कर लेंगे, चलिए।